शिवाजी जी बड़े बाबा और इस क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करने वाले समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज और हमारे संपूर्ण भारत में विराजमान समस्त आचार्य संघ, समस्त साधुगण, हम सभी उनको नमस्कार करते हुए देवशास्त्र गुरु में अपनी आस्था श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात रखूँगा। सम्मानित मंच जो हमारे विराजमान अतिथि हैं, मैं पदक सबके नाम लूँगा तो हो सकता कि मैं अपनी बात ढंग से ना रख पाऊँ, इसलिए मैं शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं जो बेसिक बात है वो उसमें मैंने जो पाया अपनी 30 साल की वकालत में, और जब हम सब लोग सागर यूनिवर्सिटी में रहते थे, इंद्र कुमार जी छात्रावासी छात्र हुआ करते थे, वहाँ पे एक हम लोगों ने जैन कंपासनेट फ्रेंड्स नाम से एक संस्था बनाई। आप कभी सागर यूनिवर्सिटी जाएं तो वहाँ पर जैन मानस्तंभ आपको मिलेगा, क्योंकि सभी जैन लोगों को वहाँ दर्शन की सुविधा नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वो कभी आगे मैं रखूँगा। जब कोई संगठन बनता है तो निश्चित रूप से उसके सृजनात्मक रचनात्मक अगर सोच नियत होती है तो उसमें सबको जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। उस कार्य को जैन अधिवक्ता एसोसिएशन ने करीब विगत 5-6 वर्षों से किया। मैं पहली बार जरूर आया, लेकिन परोक्ष में अमित जी, मैं आपके सभी रचनात्मक कार्यों की सराहना करता रहा और बहुत सारी चीज़ें एक वकालत के पेशे में हैं। बड़ा स्ट्रगल शुरुआती दौर में वकीलों को करना पड़ता है और ख़ासकर जैन एडवोकेट जो भी इस प्रोफेशन में आते हैं तो उनके परिजन, उनके अग्रज, उनके और भी माता पिता उनको मना करते हैं कि आप एडवोकेसी में मत जाएं, आप व्यापार में आए, आप व्यापार में ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि मैं सभी का तहे दिल के साथ अभिनंदन करूंगा कि आपने इस पेशे को चुना। ये पेशा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम बड़ी नगण्य संख्या में संप्रदाय की दृष्टि से जाने जाते हैं और लोकतंत्र में बहुलतावादी समाज का बोलबाला रहता है। वोट बैंक जिसका गठ होता है उसका बोलबाला होता है। केवल एडवोकेसी ही ऐसा संगठन है कि वो जो है जैन समाज के गौरव, गरिमा, प्रतिष्ठा, सम्मान की रक्षा कर सकता है। केवल एडवोकेट को अगली हमारी जो समितियां हैं, जो कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा भी है, यदि वो एक एडवोकेट को रखेंगे तो निश्चित रूप से वो निष्पक्ष अपनी राय आपको देगा और जब निष्पक्ष राय रहेगी तो रूल्स रेगुलेशन आपके टेस्टों में, समितियों में फॉलो होंगे और कभी भी कोई अड़चने जो भी विवाद और मतेक नहीं हो पाते हैं और बहुत सारी धांधली हो जाती है टेस्टों के चुनाव में, वो नहीं होने पाएंगे यदि केवल एक एडवोकेट रहे। तो मेरा जो है आज का एक ये तो सामाजिक दौर है, दूसरा धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो यदि जैन संस्कृति संरक्षण अधिनियम इस देश में बनता है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेकर के 30 जो संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा के लिए बनाए गए, उसी में आर्टिकल 29 में पूरे राष्ट्र में जैन लोग अल्पसंख्यक हैं और अपन को एक पिटीशन लगाना चाहिए कि हम वो अल्पसंख्यक हैं जो अति अल्पसंख्यक हैं और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में
राज्य के अल्पसंख्यक आयोग में जैन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जैन प्रतिनिधि नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? जब हमें आपने उसका अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, एक तरफ हम वैसे ही जो है हिंदू समाज से कटते हैं, वो कटना भी चाहिए, क्योंकि जैन धर्म सनातन धर्म है। वो भली कहें हिंदू धर्म उसकी ब्रांच हो सकती है, जैन धर्म हिंदू धर्म की ब्रांच नहीं है। लेकिन कुछ आरएसएस में जाने वाले हमारे जैन भाई और वो जाकर के कह देते हैं और अपनी बात नहीं रख पाते हैं कि भाई ये बात नहीं है। इस बात को मैं आज याद करना चाहूंगा बैरिस्टर चंपत राय। बैरिस्टर चंपत राय ने एक जैन लॉ नाम से इंग्लिश में किताब लिखी, उसका हिंदी रूपांतरण हो गया है, वो आप जरूर पढ़िएगा। और उन्होंने अपने आगम के जितने भी शास्त्र हैं उनमें जो भी विधियां उन्हें मिली उन्होंने उसमें संकलित की हैं और बड़ी ही प्रगतिशील ढंग से वो पुस्तक लिखी गई है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ उस समय करीब 6 लोग जैन समाज के संविधान सभा में रहे। अभी वो पर्सनल लॉ की बात करते और पर्सनल लॉ में जब हिंदू लॉ बन रहा था और मुस्लिम शरीयत के कानून बन रहे थे, तब अभी उन्होंने जैन लॉ की बात करी होती तो निश्चित रूप से एक जैन लॉ एक हमारा पर्सनल लॉ होता और उस पर्सनल लॉ से हम गड़बड़ होते और हम संवैधानिक दृष्टि से एक सुरक्षित प्रोटेक्टेड समाज की संरचना करते। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी समय है कि संविधान में जो अनुच्छेद है वो फंडामेंटल राइट है और उस फंडामेंटल राइट को विधान में विधेयक के रूप में लाया जा सकता है। और मैं करीब पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के समय से करीब 15-17 साल से इस बात की उनके सामने, सभी आचार्यों के सामने, जितने भी आचार्य प्रवर हैं सभी को हमने बताया कि जैन संस्कृति संरक्षण अधिनियम न केवल जैन तीर्थों, मुनियों, हमारे स्थापत्य, वास्तुकला, विद्यालयों, ट्रस्टों और समाज का ही संरक्षण नहीं करेगा, अपितु चलते फिरते जो तीर्थ हैं, जो कि अपनी विशेषकर सितंबर अमनाय में तो उनके साधु वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर अमनाय में हमारे साधु नंग दिगंबर प्राकृतिक वेश में होते हैं। तो उस वेश के लिए कोई भी एक परंपरा और रूढ़ी और कस्टम में वो चल रही है। एक्चुअल में कहीं कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नागा साधु फ्री उनके हों, लेकिन उनके नागा साधु केवल सिंगस के मेलों में, कुंभ के मेलों में दिखाई देते, विचरण करते हैं और वो वस्त्र भी धारण कर लेते हैं। उनका कोई ऐसी वर्जना ज़्यादा नहीं रहती है। इसलिए ऐसा कानून बनाना बड़ा ही समसामयिक है। और आज हम ऐसी विषम परिस्थिति में जी रहे हैं जबकि लोग धर्म से चुप होते जा रहे हैं। हमारे साधुओं की संख्या मात्र सैकड़ों में रह गई है। 1800, 1700, 1800 साधु हैं देश भर में। तो अभी जनगणना का कार्य चल रहा है। हम चाहेंगे कि जैन अधिवक्ता एसोसिएशन सभी साधुओं की उनकी एक लिस्ट तैयार करे और वो जहाँ जहाँ उनके चतुर्मास होते हैं, गमन करते हैं, वो संबंधित तहसील जिला न्यायालय को संप्रेषित कर दे। हम सभी अधिवक्ता बंधुओं से आग्रह करेंगे कि यदि साधु बचेंगे, हमारे गुरु बचेंगे, तो हमारी संस्कृति अक्षुण्ण और अखंड रहेगी। क्योंकि हम आवृत्ति हैं, हमारी बात का असर आप पर नहीं पड़ेगा। कोई वृत्ति, महावृत्ति साधु यहाँ पर होते तो उनकी बात को आप सिरोधारी करके मान लेते। केवल मैं श्रावकों से एक अपील करूंगा, मैंने जो जैन दर्शन का अध्ययन किया वो बैरिस्टर चंपत राय से प्रेरित होकर के और अपनी माता जी से प्रेरित होकर के किया। उसमें मैंने पाया कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब
जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से गाना सोच रहे। बहुत ही अच्छी पंक्ति थी, लेकिन उसमें एक मुझे और मिला कि वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पद भी पावे। परस्पर वात्सल्य भाव नहीं है। अभी इंद्र कुमार जी जो बात अभी यहाँ रख के गए, हमने देखा कुछ सहयोग नहीं किया, हमने उन्हें वात्सल्य दिया। हॉस्टल में जो आए जूनियर थे, हम सीनियर थे, करीब 150 लड़के सागर यूनिवर्सिटी में जैन थे और करीब 50 हमारी बहनें थी। तो इस प्रकार से करीब 200 लोगों का संगठन, एक बहुत बड़ा संगठन था और उसकी परिणति ये हुई तो वहाँ जैन मंदिर बन गया। तो हमारा कहना ये संगठन शक्ति कल हो में अतिक्रमण तो नहीं करना समय का, अतिक्रमण होगा तो हम अपनी बात जो हमने रखी है उसको हम जूम बैठक के माध्यम से भी रख सकते हैं। आप सभी लोग एक जूम बैठक आप जो है वहाँ पर संचालन करिए इंदौर से, उसका जूम आईडी दीजिए। सब लोग संडे को अपन माह में 2 संडे चुन लें और 2 संडे अपने अपने विचार अपन दें। कोई अच्छा भजन गायक है तो उसका भजन भी सुन लें, सांस्कृतिक भी हो जाए। अति मैं चाहता हूँ कि विधान में भली मैं लोअर कोर्ट में सागर में प्रैक्टिस किया मैंने। हमारे यहाँ सीनियर एडवोकेट अशोक भैया बैठे हुए हैं, सागर यूनिवर्सिटी के उस समय यूआर हुआ करते थे। हमारे अशोक पड़ोई साहब बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भाई नीलेश और मोहित श्रीवास्तव, सुनील जैन साहब, संजय जैन टैक्स एडवोकेट, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और भी लोगों के साथी हैं। जैन एडवोकेट सबसे ज़्यादा मेरी ख्याल से इंदौर में है। यदि प्रदेश में जैनियों की एडवोकेट की गणना की जाए तो सबसे ज़्यादा इंदौर, उसके बाद ग्वालियर, जबलपुर, उसके बाद सागर का तीसरा नंबर आएगा। तो हमारा कहना ये है कि ये काम जो भी हो उसका एक केंद्रीय कार्यालय इंदौर बना दिया जाए और या जबलपुर बना दिया जाए और हर जगह पर इसके संयोजक नियुक्त कर दिए जाएं। एक पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का वो अपन प्रेरणा स्रोत मान लें। एकमात्र इस देश में आचार्य पूज्य उपाध्याय जी के नाम से ज़्यादा विख्यात थे, ज्ञान सागर महाराज को भी समाविष्ट हो गए। उन्होंने जो काले कोट वालों को सम्मान दिया है, शायद बिरला ही कोई जैन संत हो जिसने। मैं इसलिए नहीं कि हमें सम्मान दिया तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पूरे वकीलों को, पूरे डॉक्टरों को, सफेद कोट वालों को, इंजीनियर्स को, सीए को उन्होंने जो संगठन खड़ा कर दिए, आज हम ज्ञान सागर जी के लिए नहीं है, पूज्य ज्ञान सागर जी नहीं है, लेकिन उनके जो जलाई गई उनकी दीप स्तंभ है उसको लेकर के एक चिराग बनने का प्रयास अपन सब करें। मेरी यही आशा है और मेरा विश्वास है। मुझे बोलना तो बहुत था क्योंकि मैं विश्वविद्यालय लेवल से वक्ता रहा हूँ, लेकिन वक्ता होना और कार्य करना, कुछ लोग थिंक टैंकर होते हैं, कुछ लोग उसे कार्य रूप में परिणत करते हैं। तो आप आगे आए और जो शासन की योजना है, अभी कमिश्नर साहब बोल रहे थे, रोशनी नाम की मैंने भी पढ़ा था, उन्होंने माइनॉरिटीज में अपन को कोई लाभ नहीं किया है, केवल शिक्षा संस्थानों को जो निजी विश्वविद्यालय या निजी कॉलेज थे उनको लाभ ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये प्रोटेक्शन संवैधानिक है। अल्पसंख्यक बहुत सारे दूसरी विचारधारा के लोग जैनियों को हटाना चाहते हैं। अपन को आरक्षण कभी मिलना नहीं है और अल्पसंख्यक बने रहने में ही अपन को संरक्षण मिलना है। ये बात, ये जनचेतना एक जन वकील में जाना चाहिए। मिसकन्वेंस कर रहे हैं लोग। मैं बता दूं कि आज अपन अल्पसंख्यक नहीं होते तो अपने बहुत सारे तीर्थ बहुत पहले छीन लिए जाते, क्योंकि अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक होने से पूरे विश्व में उसकी कीर्ति होती है।
बात को विराम दूंगा, क्योंकि अन्य वक्ताओं को भी बोलना है। आपने मुझे धैर्य से सुना, उनसे जो भी संपर्क करना चाहें, वो मेरा एक संविधान और न्याय ग्रुप है, उसमें आप जुड़ करके, फेसबुक पे जुड़ करके, आज सोशल मीडिया का जमाना है, कामकाजों ने धूम मचा दी देश में, तो अपन भी कुछ ऐसा करें। मैं कानून की बात ध्यान नहीं रखता, लेकिन ये इतना बड़ा शिक्षा का घोटाले हो गए, कोई ने कुछ नहीं कहा। एक न्यायपालिका की टिप्पणी को कैसे नेगेटिव टिप्पणी को पॉजिटिव बनाया जा सकता है, उस पार्टी से सीखा जाए। एक नेगेटिव टिप्पणी थी, परजीवी, आक्रोश, उसको पॉजिटिव बना दिया। मैं सभी को टाइम देने के लिए, क्योंकि मैं उस बात को समझ रहा था कि मैं आक्रमण कर दूंगा, तो मुझे ध्यान रहता है, मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। अरविंद रवि से क्षमा चाहता हूँ, हमारे सभी बाहर से पधारे अधिवक्ता हैं और सभी का परिचय